81 विधानसभा में मधुपुर विधानसभा भी एक ऐसा विधानसभा होगा जो रांची में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होगा। आपके विपक्षी उम्मीदवार की कौन कौन सी नीतियां आपको कमज़ोर लगती हैं और बीजेपी की नीतियों को आप उनसे बेहतर कैसे मानते हैं? विपक्षी की नीतियां ही क्या है? जिस प्रदेश के मुखिया ही अगर जेल में गया हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 4-3 महीना पहले ही जेल से छूट के आया हो, आप किसी पद पे रहिएगा तो अपने परिवार के लिए, अपने के लिए नहीं रहिएगा। जिस जनता ने आपको वोट देगा उस जनता का काम करना चाहिए हमें, और उस जनता के लिए ही मैं सिर्फ काम करने आया हूँ। तो जब मैं बैठूंगा तो देखिएगा शासन प्रशासन सबके साथ मैं काम करूंगा और सबको काम करवाऊंगा। किसानों की बात हो ही रही है, मैं क्षेत्र की विकास के बारे में आता हूं। आपके अनुसार इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या रही और विधायक चुने जाने पर आप इसे कैसे दूर करेंगे? जो मंत्री हफीजुल है, हफीजुल को आप पता कर लीजिएगा कि किसी एरिया में इनको कुछ गिने चुने लोग जानते हैं। नमस्कार, VHRF 31 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी श्री गंगा नारायण सिंह जी। हम जानेंगे उनकी चुनावी रणनीति के बारे में, क्षेत्र के विकास की योजनाएं और चुनाव में किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जा रहे हैं। गंगा नारायण जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और इस बार आप किन प्रमुख मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब चुनाव आती है तो चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस मुद्दे को लेकर करके झारखंड की स्थिति बददिन मतलब यहाँ हर एक वर्ग के लोग, कोई नहीं चाहता है कि झारखंड की इस तरह स्थिति को सुने जाने। जब से ये हेमंत सरकार बनी है तब से झारखंड की जनता त्रस्त है। यहाँ झूठे आश्वासन, झूठे वादे कर करके सरकार बनी और झूठा वादा कर करके इसने कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही। 5 सालों में इन लोगों ने झारखंडियों के सम्मान के लिए और झारखंड के सम्मान के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे स्टेट में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शीर्ष नेतृत्व को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मधुपुर से मुझे प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी जो मधुपुर विधानसभा में टिकट दी है, बीजेपी का सिंबल जो दिया है वो यहाँ की जनता को दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है, जनसंघ के नेताओं को दिया है। उनकी सम्मान के लिए पहली बार ऐसा होगा जो किसी गांव गरीब और एक छोटे से किसान के बेटे को टिकट दिया है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जी, पिछली बार के मुकाबले इस बार आपकी चुनावी रणनीति में क्या बदलाव किए हैं और आप इस बार जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या नई योजनाएं लागू करेंगे? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में सरकार ने पूरे कैबिनेट को झारखंड से, रांची से ला करके मधुपुर में बिठा दिया था। यहाँ तक कि गुरुजी और हेमंत बाबू भी मधुपुर में ही 10 दिन तक डेरा मार दिए, हेलीकॉप्टर उतार दिए। यहाँ पे बाई इलेक्शन था, शासन प्रशासन सब इसके अंदर था, जनता को बरगलवा दिया था, जनता को झूठे वादे करा करके इसने चीटिंग कर करके जीता। वोटिंग से ये इलेक्शन जीता ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ, कल भी कहूँगा, बार बार कहूँगा। अब योजना जितनी ज़रूरत है यहाँ पे, उस योजना पे काम करने की ज़रूरत है। अब नई योजना करने से पहले पुराने चीज़ों को पहले देखना पड़ेगा। यहाँ पे एजुकेशन की स्थिति क्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यहाँ पे शहर जो बोलते हैं उस शहर की रिक्वायरमेंट क्या है, शहर में क्या चाहिए, उनके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। हम जब से मधुपुर में आए हैं तब से मधुपुर में मुझे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो कि मैं बोलूं गर्व से कि ये नया चीज़ हुआ है या कोई जनता बोले कि नया चीज़ हुआ है। नया कुछ हुआ ही नहीं है तो बोलें कैसे, किस काम के लिए बोलें? रणनीति, चुनाव जीतना, चुनाव जीतने के बाद हमें जनता का दिल जीतना, ये काम होनी चाहिए। हमने जनता का 10 साल सेवा किया और जनता का 10 साल की सेवा में आज जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद
प्रचंड बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे। 81 विधानसभा में मधुपुर विधानसभा भी एक ऐसा विधानसभा होगा जो रांची में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होगा। योजनाएं की बात आपने की, इसी विषय पर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और इन समस्याओं को हल करने के लिए आपके पास क्या ठोस योजनाएं हैं? समस्या दुनिया भर का है, एक समस्या नहीं है। आप ब्लॉक और थाने को और सरकारी जितने अफसर को उनको झांक करके देख लीजिए कि आम पब्लिक जो आज वोट देते हैं और आम पब्लिक का वो काम होता है क्या? सभी जगह उसे पैसे देने पड़ते हैं, करप्ट लोग पड़े पड़े हुए हैं। तो मेरा सबसे प्रथम रहेगा कि पहले कुर्सी पे बैठिएगा तभी तो आप काम कर पाइएगा। झूठा वादा करना मैंने जानता नहीं, आज तक मैंने 10 सालों में किसी भी जगह जाके झूठ नहीं बोला हूँ कि मैं आपको ये कर दूँगा। पावर आने के बाद ही आप कर सकते हैं। आप जब तक नौकरी नहीं लीजिएगा तब तक आप जाकर के झूठा क्या बोलिएगा कि मैं फलना को क्या कर दूंगा, उनको इस कर दूंगा। जगह पे बैठने के बाद मैं मधुपुर की जनता को आश्वस्त करता हूं, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जो काम को आज तक कभी मधुपुर विधानसभा में हुआ नहीं, और झारखंड में हम लोग ऐसे गिने चुने जाएंगे। आपके विपक्षी उम्मीदवार की कौन कौन सी नीतियां आपको कमज़ोर लगती हैं और बीजेपी की नीतियों को आप उनसे बेहतर कैसे मानते हैं? विपक्षी की नीतियां ही क्या है? जिस प्रदेश के मुखिया ही अगर जेल में गया हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 4-3 महीना पहले ही जेल से छूट के आया हो, जिस प्रदेश के ऐसे कांग्रेस के बड़े मंत्री अभी जेल में है, जिस प्रदेश के IAS IPS के घरों में करोड़ों रुपया मिलता है कैश, उस प्रदेश की नीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, अंतिम व्यक्ति तक लोगों का सेवा करना है, अंतिम व्यक्ति तक लोगों को उनकी जो हक है उनको पहुंचाना है। तो भारतीय जनता पार्टी और JMM, कांग्रेस, RJD की नीति में आकाश ज़मीन की फ़र्क है। देखे आपने कुछ दिन पहले ही मैया योजना की बात हुई। आप बताइए मुझे कि मैया योजना अब क्यों लागू किया इसने 3-4 महीना पहले? इनको अगर इसका नियत साफ रहता था तो ये तो बहुत पहले ही दे देते थे। 5 साल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको 4 महीना 56 महीना कहाँ चला गया? अबुआ आवास अभी ये 6-7-8 महीने के अंदर इसने इम्प्लीमेंट किया। जो अबुआ आवास इसको इलेक्शन ख़त्म होते ही सरकार बनी उनके बाद तुरंत ही इनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। बालू की स्थिति देख लीजिए, अब अबुआ आवास इधर दे रहे हैं, ये घूस ले रहे हैं इसके लोग, और फिर बालू नहीं दे रहे हैं। अब बालू बेचारा जा रहे हैं तो ट्रैक्टर उसका पकड़ रहा है। तो आप किस हिसाब से इनको बोलते हैं कि इनकी नीति और हम बीजेपी की नीति में? बीजेपी की नीति कभी ये अपना ही नहीं सकती। बीजेपी की नीति भारत की नीति है, बीजेपी की नीति झारखंड की नीति है, झारखंड वासियों की नीति है, यहाँ की युवाओं की नीति है, यहाँ की महिलाओं की नीति है, यहाँ हमारी बहनों की नीति है, यहाँ हमारे सभी समुदाय के लिए नीति है। बीजेपी कभी भेदभाव नहीं करती। और यही हेमंत सोरेन है, भी इलेक्शन आ जाएंगे, अगले इलेक्शन में कहा था कि हमें गैर आदिवासी की वोट नहीं चाहिए। आप सबको याद होगा, जितने मीडिया बंधु हैं, कहा था कि नहीं कहा था? इनने कहा था, बड़े सीना चौड़ा कर कहा था कि मुझे आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, गैर आदिवासी का वोट नहीं चाहिए। आज देखिए, जब आदिवासियों ने इनको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया, आज आदिवासियों की बेटियों को बलात्कार किया जाता है, मर्डर किया जाता है। कल हमारे यहाँ बूढ़े में एक लड़के को मार दिया पीट पीट करके। ऐसे जिनका राज्य और जिनके राज्य के लोगों के प्रति सोच ना हो, जो खुद ही जेल जा कर के करप्शन के, लूट के, झारखंड की अस्मिता को नीचे करने के चक्कर में ये चले गए जेल, वो क्या झारखंड के बारे में सोचेंगे? जी, यदि आपके क्षेत्र की जनता आपको चुन करके विधानसभा भेजती है तो एक समस्या हर क्षेत्र में देखा गया है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। तो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और आप इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए कौन कौन सी नई सुविधाएं लाना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ पेट्रोलिंग नहीं है। आप सब जानते हैं पुलिस को दुरुस्त होना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा पुलिस करेगी, शिक्षित युवा करेंगे, गांव के अच्छे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं वो लोग करेंगे। तो प्रशासन जो है वो खाली ट्रैक्टर के, बालू के ट्रैक्टर के चक्कर में, कोयला के साइकिल के चक्कर में रहता है, वो कभी जनता के प्रति नहीं रहता है। मैं जब आऊँगा तो पेट्रोलिंग हर प्रखंड में होगा। हमारे मधुपुर विधानसभा में उनका रिपोर्टिंग होगा कि वो आज किस एरिया में पेट्रोलिंग करने गए थे,
आज किस एरिया में पेट्रोलिंग करने गए थे, कितने बजे से कितने बजे गए थे, उसका लॉग बुक मेंटेन करना पड़ेगा उनको। आप किसी पद पे रहिएगा तो अपने परिवार के लिए, अपने के लिए नहीं रहिएगा। जिस जनता ने आपको वोट देगा उस जनता का काम करना चाहिए हमें, और उस जनता के लिए ही मैं सिर्फ काम करने आया हूँ। तो जब मैं बैठूंगा तो देखिएगा शासन प्रशासन सबके साथ मैं काम करूंगा और सबको काम करवाऊंगा। जी, महिला की बात होते होते यदि मैं किसानों की बात ना करूं, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, कृषि और किसानों के विकास के लिए आपके पास कौन सी नीतियां हैं और आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य उनको मिल सके? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि मैं तो एक डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन मेकर नहीं हूँ जो किसानों के लिए मैंने कुछ भी कर दूंगा करके। ये तो बोलना झूठ ही होगा। पार्टी के आला कमान सरकार बनेगी, सरकार ने पहले ही, हमारे जो सेंट्रल में सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, उनके लिए 2000 रुपया, साल में 6000 रुपया तो दे ही रहे। स्टेट गवर्नमेंट भी जब रघुवर दास जी की सरकार थे तभी उसने अनाउंसमेंट किया था और बाकायदा मिल रहा था, 25,000 रुपया अकड़ मिल ही रहा था पैसा। वो तो सरकार की योजना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि किसानों को जो फसल जो उपजाने की जो रुचि है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि उनको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने क्षेत्र के किसानों के लिए ऐसी क्या योजनाएं लागू करेंगे जिससे उनकी इनकम ज़्यादा हो? सबसे पहले आपको कोल्ड स्टोर के बारे में सोचना पड़ेगा। कोल्ड स्टोर जब बनेगी तो यहाँ के किसानों के लिए उनकी जो इनकम है वो 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनकी जो फल सब्जी, जो भी सब्जियाँ उगाते हैं, वो क्या करते हैं, सीजन में है, सीजनेबल में बेच देते हैं। जब सीजन नहीं रहता है तो उस सीज़न में क्या होता है, सब्जी महंगे हो जाते हैं और उनके पास सिर्फ सब्जियां रहती नहीं है। तो वैसे समय में कोल्ड स्टोरेज से वो निकाल के बेचेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है उसको 3-4 गुना फ़ायदा होगा। तो हमें वो किसानों के बारे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑर्गेनिक खेती कराना है। बहुत सारे स्टेट में इस तरह की जो खेतियाँ हो रही है कम लागत में, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक खेती ऐसा आ गया है कि स्टेट को नहीं, युवाओं को आकर्षित करता है कि आप खेती में जाइए, आप एग्रीकल्चर में जाइए। एग्रीकल्चर का पूरा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें ज़रूर हम यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, युवाओं के साथ, युवतियों के साथ, सबके साथ बैठ करके ज़रूर बात करेंगे। अच्छी चीज़, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। जी, किसानों की बात हो ही रही है, मैं क्षेत्र की विकास के बारे में आता हूँ। आपके अनुसार इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या रही और विधायक चुने जाने पर आप इसे कैसे दूर करेंगे? मैं तो कहता हूँ मधुपुर में सिर्फ बाधा ही बाधा है। आप जो मंत्री हफीजुल हैं, हफीजुल को आप पता कर लीजिएगा कि किसी एरिया में इनको कुछ गिने चुने लोग जानते हैं, इनको जानते नहीं हैं। मुस्लिम गांव में मैं जाता हूं तो मुझे ही लोग कहते हैं कि मैं हफीजुल हूं, मंत्री मैं हूं। इनको लोग जानते नहीं हैं। स्थिति इतनी गंभीर है मधुपुर की कि ये मंत्री कहीं नहीं घूमता है, सिर्फ ठेका ठेकेदारी, ब्लॉक से उगाही, थाने से उगाही, गरीबों को सताना, ट्रैक्टर वाले को सताना, कोयला वाले को पकड़वाना, इनका कहीं भी एक जरा मुझे नहीं लगा कि मधुपुर के लोगों के हित में इसने काम किया। हफीजुल ने आज तक जितने भी काम किए हैं ये मधुपुर के खिलाफ काम किए इसने। ये मंदिरों को पैसा देता है सौंदर्यीकरण करने में, पीसी खाता है मंदिरों से। किसी मस्जिद में इसने योजना दे कर करके कभी फ्रंट पेज में दिया है क्या? ये हमारे लोगों को बरगलाने का काम करता है। और इसको तो समझ में आना चाहिए, चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे मुसलमान का धर्म हो, धर्म धर्म होता है, धर्म से पैसा खाना नहीं चाहिए। पर ऐसे लोग, इनको लगता है कि ये अमृत पी के आए हैं, आजीवन यहाँ जिएंगे। इनको नहीं मालूम है कि समय के साथ सबको जाना पड़ता है। पर ऐसा कुकर्म मत करो जिनसे पूरी पीढ़ियाँ तुम्हें कोसते रहेगी और धर्म के लोग कोसते रहेंगे। हमने तो देखा जितने मंदिरों में हमारे सौंदर्यीकरण का काम किया है सब में पीसी खाया है। ये ठेका ठेकेदारी का पैसा खाया, रोड का पैसा खाया, वो ठीक है, मंदिरों को तक नहीं छोड़ा, मंदिरों तक नहीं छोड़ा। मंदिरों को ये लोग सौंदर्यीकरण के नाम पे करप्शन के जगह बना दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं हमें मधुपुर में कुछ नहीं दिखाई दिया जो इसने विकास किया है। एक इंडोर स्टेडियम बता दीजिए, एक फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड बता दीजिए, जहाँ हमारे आजकल के तो बहुत बड़ी फेमस, मतलब सभी बच्चे खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, दुनिया भर की उनके फिजिकल एक्टिविटी वो करना चाहते हैं। एक एक्टिविटी बता दीजिए जिनको कर सकते हैं बच्चे। बाप दादा का दिया हुआ टाँट टीला है, वहीं पे जाकर के लोग करते हैं। और क्या है?
जैसा कि आपने बताया कि अभी तक मधुपुर में जो विकास होनी चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हो पाए। क्षेत्र की जनता आपको चुनकर विधानसभा में भेजती है, तो आपके ऐसे कौन से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर में आप काम करना चाहेंगे? मैं साउथ को अच्छी तरह से जानता हूँ। साउथ में सरकार ने घर की महिलाओं को उनके हाथों में इतनी ताकत दे देती है जो वो पति पे भी डिपेंड नहीं रहता है, अपने बच्चों को कुछ भी देने के लिए सक्षम रहता है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेने के लिए सक्षम। स्मॉल स्किल इंडस्ट्री आप डेवलप कीजिएगा तो मेरे ख्याल से लगता है यहाँ की युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ हर वर्ग के जो हमारे घर में अभी चाचा लोग, दादाजी लोग अगर ऐसे हैं तो वो भी कुछ बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, जब एक बार इम्प्लीमेंट कीजिएगा, मेरा तो प्राथमिकता है कि छोटा स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप किया जाए। और जब उनको आप प्राथमिकता में लेके आइएगा तब देखिएगा धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। आप जब किसी खेत में अगर बीज डालते हैं तो वही बीज बड़ा होता है। तो आप एक बार छोटा सा काम शुरू कीजिए, और कोई भी काम हो, आप बताऊं आपको, कोई भी काम हो उनके लिए मेंटेनेंस के लिए, उनके लिए आगे 5 साल का प्लान करना चाहिए। आज आपने एक नई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर वो 2 दिन 5 दिन में वो बंद हो जाएगा। 5 साल तक ऐसी योजना हो जो कंटिन्यू चले, उस पर मॉनिटरिंग हो और वन टाइम हो। आप देखते होंगे कि रोड का भी काम होता है तो ठेकेदार भी मस्त है, मंत्री भी मस्त है, पैसा खा करके मस्त है, टाइम पे काम नहीं होता। ऐसा होना चाहिए, वन टाइम होना चाहिए, टाइम टू टाइम काम होगा, सब खुश रहेगा। जी, विकास की बातें तो हो ही रही, साथ में मैं कुछ जो जनता की मूलभूत आवश्यक चीज़ें होती हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, बिजली, तो अभी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि जिस गति से ये सारी चीज़ों की विकास होनी चाहिए, या फिर जैसे आप शिक्षा देखेंगे कि स्कूल में बिल्डिंग है लेकिन शिक्षक नहीं, हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और क्या रोड मैप है? आप यदि विधानसभा चुन करके जाते हैं, यहाँ की जनता आपको चुन के भेजती है, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी कि इस चीज़ों को दूर किया जाए? सबसे पहले तो आपको बताऊं मैं कि यहाँ आपने जितनी योजनाएं बताई है आपने, ये किससे जुड़ा है? बड़े आदमी से जुड़ा है, गरीबों से जुड़ा हुआ है? जी, गरीबों से। तो गरीबों के लिए यही तो काम करना है आपको। अगर किसी गरीब को अगर बीमारी है, किसी गरीब को बुखार लगा है, किसी गरीब आदमी को अगर हॉस्पिटल जाना है, तुरंत डॉक्टर ने इतना बड़ा लिख करके दे देता कि ये ब्लड चेक कराओ, वो ब्लड चेक कराओ, वो ब्लड चेक कराओ। आप मुझे एक बात बताइए, गरीब जाएगा कहाँ? गरीब बड़ी उम्मीद से आपको वोट देता है कि मैंने फलना पार्टी को वोट दिया हूँ और ये मेरे लिए सुविधा की बात करेगी, मैं फलना जगह जाऊँगा, मुझे पैसा नहीं लगेगा, मेरा काम हो जाएगा। यही तो काम है राजनीति का। आप उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर करके रेफरल हॉस्पिटल से लेकर के आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, और मंत्रियों की घर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इनकी सोच कितनी खराब है। एक ट्रांसफार्मर के लिए लोग गली गली भटकते हैं, हम जैसे लोगों को फ़ोन करते हैं। हम जैसे लोगों को क्यों किसी भी हॉस्पिटल हो या फिर ट्रांसफार्मर के लिए बात करना चाहिए, पानी के लिए बात करना चाहिए? जो डिपार्टमेंट है उनको अपना काम करना चाहिए। टाइम, वही तो मैंने बोला कि टाइम पे अगर काम होगा, टाइमली काम होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वोट लिया, 5 साल के बाद 1 महीना 2 महीने फिर वो हाथ पांव जोड़ने वाला काम कर देते हैं। पानी मंत्री खुद अपने घर में टैंकर मंगा के लेते हैं, उनके घर में भी पानी नहीं है। और वो मधुपुर को बताता हूँ, मधुपुर में तो ड्राई जोन ही है। मधुपुर में आज तक उन लोगों को पता नहीं कब पानी पीने का नसीब मिलेगा। शायद गंगा का इंतज़ार कर रहा है, तब गंगा जल आएगा वहाँ पे। जी, हम सारे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित किया है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख बड़े नेता सभा के हैं, शायद नाराज़ चल रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई नाराज़ नहीं है, सब तो अपने मस्त मगन में, देखिए बड़े बड़े मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में। आपको मधुपुर हो गया, सारठ हो गया, जरमुंडी हो गया, देवघर हो गया, सब लोग लगे हुए हैं मस्त। मैं मधुपुर विधानसभा के एक प्रमुख नेता के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने हाल फिलहाल में अपने घर पे एक मीटिंग की थी, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो हमारे सम्मानित नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं मधुपुर का, और मधुपुर के लोगों ने उनको सम्मान दिया है। अब मधुपुर के लोग चाहते हैं कि वो सम्मान के बदले में सम्मान दें, और जो सम्मानित नेता रहता है उनका सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के प्रति, जनता के प्रति
सिर्फ अपने प्रति नहीं होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमें एक परिचय दिया, जिन्होंने हमें इतने बड़े जगह दिए, तो उनको अगर बारी आई है तो उनको जनता का साथ देना चाहिए। और उनका तो आगे और बहुत सारा रास्ता है, बहुत जगह है, वो बैठ सकते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए समय एक का नहीं रहता है, समय बदलते रहता है और समय के साथ चलना चाहिए। जी, सारे मुद्दों पर आपने ईमानदारी से अपना जवाब दिया। अंतिम में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? ये विषय आला कमान का है, ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है मधुपुर जीतना कैसे है, मधुपुर के लोगों को दिल जीतना है, इलेक्शन जीतना है। और मधुपुर में यहाँ की सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय को लेकर करके हमें चलना है। जी, हमारे VHRF 31 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मधुपुर विधानसभा के जितने भी वोटर हैं, जो भी जनता हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से आग्रह करूंगा, मधुपुर विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, सभी से नम्र निवेदन करेंगे कि मधुपुर की स्थिति ठीक नहीं है। मधुपुर को स्थिति को ठीक करने के लिए आप सबों की ज़रूरत है और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं 10 सालों से आपके बीच में मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को जगाने का काम किया, आप जगे। इस बार मधुपुर से हफीजुल को उठा के फेंकने का काम कीजिए और हफीजुल को ऐसा फेंकने का काम करेंगे जो परिवारवाद और वंशवाद यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस परिवार ने मधुपुर को बंजर बना दिया है। और आने वाले समय हमारे जो बच्चे हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा अगर ऐसे लोगों को हम लोगों ने उठा के नहीं फेंका। इनके भाई ठेकेदार हैं, इनके रिलेशन ठेकेदार हैं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम हाजी साहब नहीं कियो, हम हफीजुल कियो कौदो कुट दबो। तो आप समझ जाइए ये दूसरा अतीक अहमद हमारे मधुपुर में पैदा हो गया है और इस अतीक अहमद को यहाँ से भगाना आवश्यक है, नहीं तो आने वाले पीढ़ियाँ किस स्थिति में होगा ये आप समझ लीजिए। धन्यवाद। आपने अपने व्यस्ततम समय में अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों के लिए दिया और जितने भी सवाल किए, तीखे सवाल भी थे, आपने ईमानदारी से जवाब दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।